1945 की इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद $1 की वैल्यू 3 रुपीस के आसपास थी, बट उसके बाद से रुपी गिरता ही जा रहा है। 2000 में आके वो 43 का हुआ, 2019 में 71 और 2025 तक आते आते वो 87 पॉइंट समथिंग तक पहुंच चुका है और इसे देख के लग रहा है कि जल्द ही 90 प्लस जाने वाला है और 100 तक पहुंचने में इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है? रुपी गिरते ही जा रहा है और एक तरफ डॉलर काफी बढ़ रहा है, और आखिर इसका नॉर्मल इंडिया की आम जनता पे क्या इम्पैक्ट है और रिसेंटली पिछले कुछ महीने में डेप्रिसिएशन और तेज क्यों हो गया, उसका भी रीजन जानेंगे आज की इस वीडियो में। मोदी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा कर रही है, लेकिन हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। रुपए ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। Rupee plunging 44 paise to an all-time low of about 87 rupees 0.94 against the American dollar in early trade. तो देखो, ये चीज सिंपल डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पर काम करती है। डॉलर इतना क्यों बढ़ा हुआ है? इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और वहीं इंडिया में इंपोर्ट इतना ज्यादा है और एक्सपोर्ट इतना कम है। इसी वजह से रुपी की डिमांड काफी कम है और रुपी की वैल्यू भी कम होते जा रही है। आइए इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में एक बिजनेस ओनर है, फॉर एग्जाम्पल उसका बिजनेस वॉच का, घड़ी बनाने का है और उसको उसमें असेंबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जरूरत चाइना से पड़ती है, तो वो चाइना से कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाता है। अब इसके लिए वो रुपीज से डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करवा सकता क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कॉमन करेंसी है और वो है डॉलर। अगर किसी भी देश को कुछ इंपोर्ट करवाना है बाहर से तो उसके लिए उसको डॉलर में ही पैसे देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को इंग्लिश रखा गया है। मतलब अगर यहाँ से अगर आप चाइना जाओगे तो आपको चाइनीज नहीं आएगी, लेकिन आप लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक कॉमन करेंसी बनाई गई है जो कि डॉलर है। तो अब वो बंदा पहले जाएगा बैंक की तरफ और रुपीज से पहले डॉलर परचेज करेगा और डॉलर परचेज करने के बाद वही डॉलर चाइना को दिए जाएंगे और चाइना वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी उस बंदे को अपनी घड़ी में असेंबल करने के लिए चाहिए थे वो दे देगा। इस तरह इंडिया कोई भी सामान इंपोर्ट करती है और इसे काफी बड़ा इंपैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि सिर्फ एक बिजनेस ओनर तो ऐसा है नहीं, बल्कि इंडिया में बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट होता है। हर दूसरे बिजनेस को बाहर से कुछ न कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है और सरकार भी काफी कुछ इंपोर्ट करती है। तो काफी लोग रुपीज के द्वारा डॉलर परचेज करते हैं क्योंकि उनको बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता है। तो जब इतनी ज्यादा डिमांड आती है डॉलर्स की तो जाहिर सी बात है कि डॉलर का प्राइस तो बढ़ना ही है। तो ये तो हो गई बात कि किस तरह डॉलर इतना क्यों बढ़ रहा है। बट वहीं अगर देखा जाए तो रुपी के गिरने का एक बड़ा रीजन है इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। एक बार इस आर्टिकल की तरफ देखिए। इसी नवंबर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई गया था, यानी कि इंडिया ने नवंबर के एक महीने में ही 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया था और इससे उनका ट्रेड डेफिसिट $37.84 बिलियन हो गया था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यही होता है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कितना फर्क है। अगर 2024 के नवंबर को 2023 के नवंबर से कंपेयर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 27% ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, पर इंडिया में उल्टा है। अगर आप देखोगे तो नवंबर 2023 के कंपैरिजन में 2024 नवंबर में 4.8% एक्सपोर्ट और कम हो गया है, जो कि लगभग $32.1 बिलियन का है और इसलिए इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा हो चुका है, जो कि किसी भी देश के लिए काफी बेकार चीज है और यही रीजन है रुपी के काफी ज्यादा गिरने का। वहीं अगर आप चाइना जैसी कंट्री की बात करो तो वो कंट्री इतना एक्सपोर्ट करती है कि उनके ट्रेड डेफिसिट की बात तो छोड़ ही दो, बल्कि उनके पास सरप्लस है लगभग $97 बिलियन तक का। और ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस पर है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। पर किसी के पास एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट काफी कम हो तो वो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो अगर इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग जाती है तो रुपीज की डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया अगर बाहर कुछ एक्सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना को कुछ सामान प्रोवाइड करवाती है, तो उसके लिए चाइना डॉलर्स में पेमेंट करेगा और अब वही बिजनेस ओनर बैंक में जाएगा और उन डॉलर से रुपीज परचेज करेगा और इसलिए रुपीज की डिमांड इंक्रीज होगी और रुपी की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक काफी बड़ा रीजन है रुपये और डॉलर की वैल्यू की इतने बड़े गैप के लिए। इंडिया मेनली क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करती है बाहर के देशों से। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है तब से रुपी की वैल्यू और तेजी से गिर रही है और ऐसा सिर्फ इंडियन करेंसी के साथ ही नहीं बल्कि और भी देशों की करेंसी के साथ हो रहा है और इसका रीजन है मागा का इम्पैक्ट। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद ये पॉलिसी पूरे अमेरिका में लागू कर दी क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पड़े, अमेरिकन लोकल्स को और ज्यादा जॉब मिले और सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिका में आकर अपनी कंपनी खोले और लोग अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदें। और इसके लिए उन्होंने काफी स्कीम्स लागू करी, जैसे कि अमेरिकन एम्प्लॉइज के इनकम टैक्स कम कर दिए, चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगा दिया, यानी कि वो टैक्स जो चाइना से अमेरिका आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा और वो भी कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं बल्कि 60 से 100% तक। और काफी ऐसी स्कीम्स चालू करी जिससे बाहरी कंपनीज को अमेरिका में इन्वेस्ट करने का काफी फायदा दिखा। तो ओवरऑल मागा के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगी उन्हें काफी फायदा होने वाला है। अब इससे डॉलर की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि इंडिया को भी
फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और या फिर अपने एक्सपोर्ट्स काफी हाई करने होंगे। आइए इस रुपये के डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग रुपीज में ही इनकम करते हैं और रुपीज में ही खर्च करते हैं, तो आपको आखिर क्या फर्क पड़ता है कितनी भी डॉलर की वैल्यू बढ़े। बट द फैक्ट इज कि आपको इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है। आइए इसे भी एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया बाहर से एक ऑयल बैरल खरीदती है। मान लेते हैं कि वो ऑयल बैरल की कॉस्ट $10 की है और एक टाइम पे $1 की वैल्यू 80 रुपीज थी, तो इस हिसाब से वो एक ऑयल बैरल हमको पड़ा 800 रुपए का। बट वहीं अगर आज की बात करें तो ऑयल बैरल आज भी $10 का है, लेकिन $1 की वैल्यू 87 रुपीज हो चुकी है, तो इस हिसाब से हमको वो पड़ा 870 रुपीज का। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इंडिया जो भी इंपोर्ट करा रही है वो और महंगा होता चले जा रहा है जैसे जैसे रुपये की वैल्यू गिरते जा रही है, जबकि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस सेम है, पर सिर्फ डॉलर को खरीदने की वजह से वो इंडिया को और महंगा पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है, इससे इंडिया में काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि इससे काफी महंगाई पड़ती है। और अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ये गवर्नमेंट तो देगी नहीं, ये आम जनता की जेब से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से एक महीने में जितना ट्रेवल करते हो उससे 3000 रुपए का खर्चा आता हो, बट इस डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है बढ़ के 3200 या 3500 तक भी हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और ना ही उन्हें कहीं बाहर निकलने की जरूरत है, बट इनडायरेक्टली इनको भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जितनी भी सामान बाहर से परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल सब्जी जो आपके घर के पास आती है वो भी ट्रांसपोर्टेशन से ही आती है, और कहीं ना कहीं उस ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी तेल यूज होता है, और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उन सब्जियों की भी कॉस्ट बढ़ेगी और इनडायरेक्टली आप इम्पैक्ट हो जाते हो। तो दोस्तों ये था पूरा रीजन कि आखिर रुपये इतना क्यों गिरते जा रहा है। वैसे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि रुपये आगे और गिर सकता है, बट आगे गिरता है या नहीं वो तो आगे ही पता लगेगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।